हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोइम फायर एंड आइस। और इस खूबसूरत सी छोटी सी कविता को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और यहाँ पर भी हम इस कविता का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके अलावा यहाँ जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। और यहाँ इस पोएम के आधार पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है, उनको भी मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करूँगा। इसलिए बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फायर एंड आइस। फायर का मतलब आग होता है, आइस यानी बर्फ़ होती है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे लिए जो प्रस्तुत किया है, फायर का मतलब यहाँ पर डिज़ायर है, इच्छा है, कामना है, तृष्णा है। आप ये समझो कि तृष्णा। और आइस एक तरह से यहाँ पर हेट शब्द को लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। हेट यानी हेट्रेस जो है, यानी घृणा का जो भाव है। तो तृष्णा और घृणा दो चीज़ों को यहाँ पर उठाया गया कवि के द्वारा और उन्हीं के आधार पर यहाँ पर इस कविता का कंपोजिशन हुआ है। तो देखिए लाइन टू लाइन हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। कहने का मतलब आग से होगा। आग का मतलब तृष्णा से होगा, क्योंकि लोगों की आजकल इस आपाधापी में लोगों की कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं इतनी बढ़ गई है कि इस तृष्णा के कारण उन्होंने अपने पराये का भी भेद भुला दिया है। यानी सबको सिर्फ अपने ही स्वार्थ को साधने की पड़ी रहती है और इस स्वार्थ को साधने में, अपनी तृष्णाओं को पूरा करने में लोग अपने अपनों को भी भुला देते हैं। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आइस से होगा, मतलब बर्फ़ से होगा। यहाँ पर बर्फ़ का या आइस का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो बर्फ़ ने होकर के यहाँ पर घृणा का भाव है। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत बर्फ़ से होगा, कहने का मतलब घृणा से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और जहाँ तक मैंने इच्छा को टेस्ट किया है, कहने का मतलब जहाँ तक मैंने तृष्णा को जाना है, उसे टेस्ट किया है, उसका स्वाद चखा है। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फाइस। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन्हीं लोगों के साथ फेवर करूँगा या उन्हीं लोगों के पक्ष में खड़ा होऊंगा जो ये सोचते हैं कि इस दुनिया का अंत तृष्णाओं से होगा। फायर से होगा यानी आग से होगा, कहने का मतलब तृष्णाओं से होगा। आगे देखिए, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन कभी आगे हमको ये बताता है कि मान लीजिए इस दुनिया का अंत दो बार हो, कहने का मतलब एक बार से पार नहीं पड़े और दो बार इस दुनिया को मरना पड़े, पेरिश होना पड़े। पेरिश का मतलब होता है एंड, यानी मरना या ख़त्म होना, फिनिश होना। ट्वाइस यानी दो बार। मान लीजिए इस दुनिया को दो बार मरना पड़े, इस दुनिया का दो बार खात्मा हो, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मैं समझता हूँ कि मैं हेट के बारे में पर्याप्त रूप से जानता हूँ, यानी घृणा के रूप में पर्याप्त रूप से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये कहना कि आइस से डिस्ट्रक्शन होना, यानी आइस के द्वारा विनाश होना, घृणा के द्वारा यदि विनाश होता है तो इज़ आल्सो ग्रेट। तो मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो घृणा है, ये भी, तो मैं ये जानता हूँ कि ये जो घृणा है, ये जो आइस है, ये भी उतनी ही महान है, यानी ये भी उतनी बड़ी चीज़ है जितनी कि फायर है, यानी जो तृष्णा है। यानी तृष्णा का मुकाबला यहाँ पर घृणा से, यानी घृणा भी तृष्णा से कम नहीं है। एंड वुड सफिस, और इस दुनिया का खात्मा करने के लिए घृणा भी पर्याप्त रूप से ही सिद्ध होगी। कहने का मतलब इस दुनिया का अंत या तो तृष्णा से होगा या फिर घृणा से होगा। तो यहाँ पर कवि ने लोगों की जो मानसिकता है उसको बहुत अच्छी तरीके से उजागर किया है। इस मानसिकता का असर आज हम हर व्यक्ति के अंदर देखते हैं। अब हम इस पाठ के ऊपर आधारित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी किस तरह दुनिया का अंत होगा, इसके बारे में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे, क्या तुम ऐसा समझते हो कि इस दुनिया का एक दिन खात्मा हो जाएगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट
दैट इट बस्ट और ग्रू कॉल्डर एंड कॉल्डर। यानी क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा यदि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि वह फट जाए, अथवा इतना ठंडा हो जाए यानी वो ठंडा होता चला जाए और एकदम ठंडा हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम इस तरह दे सकते हैं कि यस आई थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे। यानी मेरे अनुसार मैं भी यही समझता हूँ कि एक न एक दिन इस दुनिया का अंत जरूर होगा, संसार किसी न किसी दिन नष्ट हो जाएगा। वन ऑफ द आइडियाज़ इज ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से एक विचार तो है पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। इफ़ द सन गेट सो हॉट दैट इट बर्स्ट। और मान लीजिए कि इतना गर्म हो जाए सन यानी सूर्य इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए। इट विल बर्न एवरीथिंग ऑन द अर्थ। तो इससे ये होगा कि दुनिया की हर चीज़ जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इफ़ इट ग्रोज कॉल्डर एंड कॉल्डर, और मान लीजिए कि सन जो है पूरी तरह से ठंडा हो जाए, ठंडा होता चला जाए, तो इट विल फ्रीज एवरीथिंग एंड द वर्ल्ड विल पेरिस। तो ये होगा कि ये पूरी जो दुनिया है वो फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी, और ये पूरी दुनिया जो है इस तरह पेरिस हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज़। यानी लेखक के अनुसार, कवि के अनुसार, फ्रॉस्ट के अनुसार फायर और आइस ये जो दो वर्ड यहाँ पर लिए गए हैं ये किसके लिए आए हैं। तो यहाँ पर हियर आर सम आइडियाज़, यहाँ कुछ विचार हैं। जैसे आप देखिए, ग्रीड मतलब लालच। एवारिस का मतलब होता है धन लोलुपता, यानी धन की इच्छा करना, एवारिस कहलाता है, जिसे हम लालच भी कहते हैं। और एक आगे देखिए आप, क्रूअल्टी का मतलब होता है निर्दयता, यानी जिसके दिल में किसी तरह की दया नहीं हो। और ये देखिए आप, लस्ट का मतलब होता है वासना, काम वासना, यानी मन में बहुत अत्यधिक इंटेंसिटी जो होती है किसी भी विष की, वो लस्ट कहलाती है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अंतर्द्वंद, यानी मन के अंदर जो है विचारों का जो अंतर्द्वंद होता है वो कन्फ्लिक्ट कहलाता है। फ्यूरी का मतलब क्रोध। इसके अलावा इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहनशीलता। रिगिडिटी मतलब कठोरता। फिर देखिए एक और यहाँ पर, इंसेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनहीनता, जिसमें किसी भी तरह की सेंसिटिविटी नहीं हो, वो होता है इंसेंसिटिविटी। और देखिए कोल्डनेस का मतलब होता है एक तरीके से रूखापन, यानी जिसमें किसी भी तरह के जो है भाव की कमी होती है, वो कोल्डनेस कहलाती है। और ये देखिए यहाँ पर इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, और हेट्रेड मतलब घृणा। अब इसका आंसर हम इस तरह दे सकते हैं, फॉर फ्रॉस्ट, यानी फ्रॉस्ट के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवारिस एंड लस्ट। यानी फायर जो शब्द यहाँ पर लिया गया है वो एवारिस, लस्ट और ग्रीड के लिए लिया गया है। द मोर वन ट्राइज टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। यानी जितना अधिक कोई इनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है ये उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। आगे देखिए, द आइस स्टैंड्स फॉर इनसेंसिटिविटी, हेट्रेड, कोल्डनेस, रिगिडिटी, क्रूअल्टी, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस एंड इंडिफरेंस। जबकि आइस जो शब्द यहाँ पर लिया गया है ये किसके लिए लिया गया है, ये संवेदनहीनता, घृणा, रूखापन, कठोरता, निर्दयता, अंतर्द्वंद, क्रोध, असहनशीलता तथा उदासीनता के लिए लिया गया है। अब देखेंगे हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। इस पोइम की राइम स्कीम क्या है, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोइम। इसके अलावा कविता में यह विरोधी विचारों को प्रकट करने में किस प्रकार से मदद करती है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हम इस तरह दे सकते हैं कि द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज ए बी ए बी ए।
यानी इसकी जो तुक योजना है वो ABAA और ABABA है। इसके अलावा द होल पोइम प्रेजेंट्स टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़, पूरी कविता दो कंट्रास्टिंग आइडिया प्रस्तुत करती है, यानी परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत करती है। एक तो फायर दैट इज़ सिम्बॉलिकल फॉर डिज़ायर, एक तो फायर है जो डिज़ायर का सिम्बॉलिकल वर्ड है, यानी तृष्णा का प्रतीक है। इसके अलावा एंड आइस, और दूसरा जो वर्ड यहाँ पर काम में लिया गया है वो आइस है, दैट इज़ सिम्बॉलिकल फॉर हेट्रेड, जो कि हेट्रेड का सिम्बॉलिकल है, यानी हेट्रेड का प्रतीक है, यानी घृणा का प्रतीक है। लाइन्स विद A स्टैंड्स फॉर फायर एंड विद B फॉर आइस, यानी A वाली पंक्तियाँ आग के लिए है और B वाली बर्फ़ के लिए है। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।